हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 6 रूल 17 एंड रूल 18 के बारे में, जो बेसिकली बात करता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स के बारे में। अमेंडमेंट क्या होता है ये समझेंगे, पहले प्लीडिंग्स क्या होता है ये भी समझेंगे। प्लीडिंग्स की एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, तो आप जाके पहले उस वीडियो को देखिए। उसके बाद आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा कि प्लीडिंग्स क्या होता है। मोटा माटी मैं आपको समझा देता हूँ कि प्लीडिंग्स क्या होता है। देखो, जब कोर्ट में केस फाइल होता है तो प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है। प्लेंटिफ को हिंदी में बोलते हैं याची। जब याची याचिका फाइल करता है, अपनी प्लेंट को फाइल करता है, तो उसको हम बोलते हैं उस प्लेंटिफ की प्लीडिंग। और जब उसके रिप्लाई में डिफेंडेंट आता है, मतलब प्रतिवादी आता है, और वो उसके रिप्लाई में रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है, तो रिटन स्टेटमेंट को बोलते हैं डिफेंडेंट की प्लीडिंग। बेसिकली मोटा माटी अगर बोले तो हम प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को ही प्लीडिंग्स बोलते हैं। और इस रिटर्न स्टेटमेंट या इस प्लेंट में अगर ट्रायल शुरू होने से पहले अगर उसमें कुछ फेरबदल करना होता है तो हम उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। तो बेसिकली ये है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। तो अब इसका क्या प्रोसेस है, कैसे अमेंडमेंट होता है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है ऑर्डर 6 रूल 17 और रूल 18 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे उसी पर्टिकुलर चीज को। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं और एक प्लेन रीडिंग से समझते हैं कि ऑर्डर 6 रूल 17 क्या बोलता है। देखो दोस्तों, बेसिकली ऑर्डर 6 रूल 17 बोलता है कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स क्या है। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग allow either party to alter or amend his pleadings in such manner and on such terms एज मे बी जस्ट। देखो, पहली कंडीशन तो यही है कि भाई आपकी प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट तब अलाउ होगी जब आप कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे कि ये आप एक जस्ट पर्पस के लिए, आप एक प्रॉपर कॉज के लिए, कि मतलब कि आप जो है जब उसको अमेंड करेंगे तो कुछ गलतियां ऐसी नहीं करेंगे या कुछ ऐसा एडवर्स नहीं करेंगे कि दूसरी पार्टी को नुकसान हो जाए। सपोज करो कि प्लेंटिफ अपने प्लेंट में अमेंडमेंट करना चाहता है, लेकिन उसकी जो इंटेंशन है, जो उसकी फीलिंग्स हैं, वो ये है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं अपने प्लेंट में ताकि दूसरे पार्टी का नुकसान हो जाए। तो कोर्ट को ये चीज समझना होगा और कोर्ट ये चीज समझती है कि आपको ऐसी कोई भी चीज जो है नहीं अमेंड करने देगी कि उस जिससे दूसरी पार्टी का नुकसान हो जाए। सपोज करो डिफेंडेंट भी चाहता है कि मैं कुछ ऐसी नए फैक्ट्स ला कर दे दूं या कुछ ऐसी बेकार सी चीज़ जो है मैं कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट कर दूं जिससे जो है अपोजिट पार्टी का नुकसान हो जाए, या अपोजिट पार्टी के केस में कुछ जो है ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कि वो केस हार जाए। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट बहुत ही विजिलेंट होती है। उस कोर्ट जो है पहले समझती है चीज़ों को। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ जस्टिफाई है, अमेंडमेंट अलाउ करना जस्टिफाई है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट अमेंडमेंट अलाउ करती है, अदरवाइज नहीं करती है। एंड नाउ व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, दैट द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ either party to alter or amend his pleadings in such manner or on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as necessary for the purpose of determining the real question of controversy between the parties। मतलब ये है कि देखो, दूसरा मोटिव क्या है अमेंडमेंट करने का? दूसरा मोटिव यही है कि आप कोर्ट को हेल्प कर रहे हो, आप कोर्ट की हेल्प कर रहे हो कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिटरमाइन करने के लिए कि क्या बेसिकली डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा है या किस बात को लेकर इशू है। वो पर्टिकुलर क्या प्रश्न है जिस पर आर्गुमेंट्स होने चाहिए, जिस पर जो है पूरा केस का ट्रायल होना चाहिए, आखिर किस बात के लिए, वो पर्टिकुलर पर्पस फिगर आउट करने के लिए, वो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फिगर आउट करने के लिए अगर आप अपने प्लेंट में, अपने रिटर्न स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करना चाहते हैं, देन द कोर्ट वुड अलाउ यू टू amend your pleadings। This is most important thing that you have to understand। And now what is the thing that we have to understand? This particular order also says that provided that the no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced, unless the court comes to the conclusion that in spite of the due diligence the party could not have raised the matter before the कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। देखो, बहुत ही बेसिक सा फंडा है कि देखो प्लीडिंग्स क्या होता है। प्लीडिंग्स जो है स्टार्टिंग से, केस फाइल करने से लेकर ट्रायल के स्टार्ट होने तक
का जो पूरा स्टेज होता है उसको बोलते हैं प्लीडिंग। देखो नॉर्मली मैं आपको दोबारा से यहाँ पे नरेट कर देता हूँ। जब प्लेंट आता है, प्लेंट के बाद रिटर्न स्टेटमेंट आता है, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद दोबारा से उसका रेप्लिकेशन जाता है, रेप्लिकेशन की रिप्लाई आती है रिजॉइंडर के फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें जब इतना प्रोसेस हो जाता है उसको बोलते हैं प्लीडिंग। जब ये सारी चीज़ें आपकी प्लीडिंग खत्म हो जाती है, फिर कोर्ट आपके क्वेश्चंस को फ्रेम करता है, आपके इश्यूज को फ्रेम करता है। दैट इज मैं आपसे बोला था कि आपके जो क्वेश्चंस डिटरमाइन करता है कोर्ट कि भाई किस बेसिस पर आपका केस को स्टार्ट किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा उसका। तो ट्रायल शुरू होने से पहले पहले ही आप अपनी प्लीडिंग्स में जब आपको लगता है कि आपको नए फैक्ट्स समझ में आए हैं या आपको नई चीज़ें कोर्ट को बतानी है या कुछ ऐसी चीज़ बतानी है जिससे आप उन क्वेश्चंस को, उन इश्यूज को फिगर आउट करने में कोर्ट की हेल्प कर सकते हैं, तो कोर्ट आपको अलाउ करता है। बट एज सुन एज आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं, आपके इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं, कोर्ट आपकी प्लीडिंग्स की हेल्प से आपकी सारी चीज़ों को जो है फिगर आउट कर लेता है, कि समझ लेता है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्प्यूट है और क्या फिगर आउट करना है, किस बेस पर जो है आपको केस लड़ना है। तो जब कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाता है और ट्रायल जब शुरू हो जाता है, ट्रायल शुरू होने के बाद प्लेंटिफ या डिफेंडेंट आता है और कहता है कि भाई मैं अपने प्लीडिंग्स में फेरबदल करना चाहता हूँ, अमेंडमेंट करना चाहता हूँ, देन इट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कोर्ट डू नॉट अलाउ फॉर द अमेंडमेंट अनटिल एंड अनलेस आप फिर कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं। प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ को अमेंडमेंट करना है तो प्लेंटिफ सेटिस्फाइड करता है, अगर डिफेंडेंट को करना है तो डिफेंडेंट सेटिस्फाई करता है कि जी देखो ट्रायल शुरू होने से पहले मैंने अपने विवेक की, अपनी बुद्धि की, अपनी हर एक तरीके से जो है ज्ञान का मैंने परिचय देते हुए सब कुछ फिगर आउट करने की कोशिश की। लेकिन जो चीज़ अब मुझे समझ में आई है कि मुझे ये चीज़ और डालना था, वो उस समय मैं नहीं डाल पाया। एक आम आदमी भी, एक नॉर्मल मनुष्य भी अगर अपने ड्यू डिलिजेंस को, अपने विवेक को अप्लाई करता तो भी नहीं समझ पाता। मैं भी उसी कैटेगरी में था, मैं भी नहीं समझ पाया कि क्या चीज़ें करना है, क्या चीज़ें अमेंड करनी है, जो मुझे अब समझ में आ रही हैं। तो बेसिकली जब आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं तब कोर्ट आपको अलाउ करती है प्लीडिंग्स को अमेंड करने के लिए। अब समझते हैं कि ऑर्डर 6 का रूल 18 क्या बोलता है। रूल 18 बेसिकली दोस्तों बोलता है कि जब कोर्ट आपको प्लीडिंग्स को अमेंड करने के लिए परमिशन दे देती है, तब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो तो या तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताती है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको जो है प्लीडिंग्स को अमेंड करके कोर्ट में दोबारा फाइल करना है। और बट अगर कोर्ट आपको स्पेसिफिकली टाइम नहीं बताती है तो विद इन 14 डेज, जो बेसिकली ऑर्डर 6 रूल 18 में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको 14 दिनों के अंदर अंदर आपको प्लीडिंग्स को अमेंड करके कोर्ट में फाइल करना होता है। तो बेसिकली यही था अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग।